ग्रुप में डाल दिए थे। और ये मतलब सबको ही पता होना चाहिए था और मोस्टली लोगों को तो मैंने पर्सनली भी भेजे हुए थे। स्पेक्ट्रम में अब मैं बताऊंगी कि मास्टर डेटा कैसे क्रिएट करते हैं। जहाँ पर भी किसी को भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम स्पेक्ट्रम या कॉम्पी यूज करते हैं तब सबसे ज़्यादा फायदा। 17,000 का है। मास्टर डेटा 50,000 की तो वो एप्लीकेबिलिटी है। मास्टर डेटा ऐड करने वो तो कहीं भी हो, उससे कोड जरूर कंफर्म कर लेना। 50,000 से नीचे का तो बनता ही नहीं है। मैंडेटरी 50,000 का है। उन पर हम कोड मत देना, वरना वो बाद में चेक करने वाले को मुश्किल होती है। ठीक है, यहाँ कोड करने के बाद हम यहाँ पैन नंबर अगर हम डालते हैं और यहाँ इनकम टैक्स का पासवर्ड जनरेट करके अगर हम यहाँ डाल देते हैं तो ऑटो फिल करके हमारी सारी डिटेल्स अपने आप पंच हो जाती है। इसमें हमें खुद से इसमें हाथ से करने की कुछ जरूरत नहीं। तो यस करके हम सेव कर लेंगे। अब जैसे इसमें क्लाइंट मास्टर भी लिया, हमने पैन नंबर और पासवर्ड डाला, ऑटो फिल ले लिया, आधार नंबर उसने ऑटो फिल ले लिया था या हमें डालना होगा या नहीं डालने से काम चल रहा है। आधार नंबर ऑटो फिल तो नहीं है, अच्छा डाल सकते मेरे को डालना तो मिलिट्री आधार नंबर, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न और कॉम्पिटिशन बनाएंगे और एक्सेल जनरेट करेंगे तो वो एरर दिखाएगा उस चीज़ का। इसका मतलब ये कि जैसे विशाल ने अपना क्लाइंट मास्टर लिखा, नए क्लाइंट का दिया, ठीक है, पैन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, ऑटो पे लेके सारी डिटेल्स आ गई, लेकिन आधार नंबर वहाँ पे ऑटो मैनुअली पंच नहीं हुआ, तो वो हम करेंगे क्योंकि फिर हम जब कॉम्पिटिशन को जनरेट करेंगे और अगर सपोज लास्ट डेडलाइन है 31 जुलाई, तो वो जब एक्सेल जनरेट होगी तो उस चीज़ का एरर आएगा आधार नंबर का, तो हम आधार नंबर भी डाल देंगे। और दूसरा, पैन आधार से लिंक होना चाहिए। इसका मतलब ये कि जिस भी हम नए क्लाइंट का, सपोज अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट का तो पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पैन आधार से लिंक होंगे, और आज के करंट डेटा में ऐसा नहीं है कि पैन आधार से लिंक किसी का निकल सकता है, नए क्लाइंट की बेस पे निकल सकता है, तो होता भी है। तो अगर हमें टीम की तरफ से, इनकम टैक्स टीम की तरफ से कोई इनकम टैक्स रिटर्न को वर्किंग मिलती है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि उसका पैन आधार से इनऑपरेटिव होगा, अब उसकी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, और वो भी फिर टाइम लेते हैं। कितना टाइम लेता है अगर हम पैन आधार से लेकर नहीं है 48 आवर्स से। इसका मतलब है कि अगर 31 जुलाई है और 2 दिन मेरे पास पहले डेटा आया है उसी नए क्लाइंट का, ताने का हमें आइडिया दी है करने के लिए, और उसका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो 48 आवर्स तो वही ले लेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नए क्लाइंट के लिए इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि पुराने में तो हमने ऑलरेडी ध्यान रखा और पैन आधार से लिंक है वो सब कुछ करवा दिया। ठीक है, तो एक दो चीज़ निकल जाता है। हालांकि मास्टर डेटा क्रिएट करने के बाद सबसे पहले ये ऑनलाइन टूल्स पे जाकर ऑनलाइन एक्टिविटी पे जाएंगे। आप नोट भी कर सकते हैं जो नई टीम पर्सन है या पुरानी भी है जिन्होंने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करी, 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, तो हाथ में अगर पेन है, स्पाइरल है, तो हम नोट कर सकते हैं कि स्पेक्ट्रम नहीं है, कॉम्पी में जब हम वर्किंग करेंगे तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ताने मैम से नहीं पूछेंगे कि ताने मैम ने तो हमें बता दिया, तो ताने मैम को भी लगेगा कि हमें क्लास का कोई फायदा तो हो गया। क्या पता पुराने लोग पूछे और नए बंदे पूछे ना, तो हमारे लिए होगा कि नए बंदों में बहुत अच्छा सीखे आइडिया। ठीक है, तो मोडाउन करना है जाके हम यहाँ 26 डेज ऑनलाइन शो हो रहा है, इसको हम क्लिक करके यस करेंगे, ये ऑनलाइन अपना अपडेट हो जाएगा और जो भी 26 डेज की डिटेल्स होंगी वो ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगी। बता सकता है लास्ट कोई बात नहीं। अब आप बता दो एक बार 26 एयर्स को क्यों हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कि हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाकर कर रहे हैं, ज़रूरत है उसको करने की। 26 ईयर्स में टीडीएस की डिटेल आती है, जो भी पार्टी डिडक्ट करती है टीडीएस, इसे इम्पोर्ट करने के लिए वो एआई इसमें प्रॉपर आता नहीं है, इस वजह से हम टीडीएस के लिए पर्टिकुलर ऑप्शन 26 एयर्स के लिए जो भी हम ऑप्शन पे जा रहे हैं कि मैम कर रही है कि ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करके जाना है और हमें इम्पोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये तो बताओ कि 26 एयर्स होता क्या है। चलो अभी 2 मिनट के लिए 2 तक मैं बोल दूँगी 26 एयर्स क्या होते हैं, और क्लास से जैसे कि जनरेट बताया था, जब तक हम घर जाते हैं नए मेंबर अभी आधा घंटा मिलेंगे, 5 बजे हम घर चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर बाद में भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, आप सो गए। 26 एयर्स बेसिकली हम इसलिए लेते हैं कि जिस एसएससी की हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं
तो कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जिसपे टीडीएस डिडक्ट हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कहता है कि मेरे पास मिलेगा है तो यही इनकम है डिटेल आपके पास है, जो जब हम 26 एएस इम्पोर्ट करते हैं कभी कभी उससे भी इंफॉर्मेशन चल जाती है, बता अच्छा डिविडेंड इनकम भी है, शेयर्स में भी ट्रेडिंग करता है मतलब। मैंने बोला कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए सर आपकी, तो क्या मैं तो कुछ करता ही नहीं ट्रेडिंग। 26 एएस एआरएस फिर उससे मिलती है मुझे कि सपोज मेरी 10,000 की टैक्स लायबिलिटी बन चुकी है, 5,000 का टीडीएस कटा हुआ था, मैंने इम्पोर्ट ही नहीं किया और क्लाइंट को कॉम्पिटिशन भेज दी। क्लाइंट ने आपने क्या कॉम्पिटिशन भेजी है मुझे, मेरी उस इनकम में टीडीएस डिडक्ट हुआ था तो आपने वो नहीं लिया मेरा, ठीक है। 26 एएस बेसिकली कि जो मेरी इनकम है उस पर जो टीडीएस अगर आज का प्रोविजन जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है डिडक्ट तो तभी होगा जब एप्लीकेबल होगा। तो 26 एएस में टीडीएस डिडक्ट डिटेल्स आती है, टीसीएस की भी आती है, एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शंस भी होती है। ये कुछ थोड़ी टेक्निकल टर्म होगी, बेसिकली बस ये है कि 26 एएस में मेरी कोई इनकम है अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसका डिस्क्लोजर वहाँ दिखाई देता है, और इस मैं आइकन से जो है 26 एएस इम्पोर्ट करती हूँ करता हूँ, जिससे मुझे ये चल जाता है पता कि हाँ इस इनकम पर मेरा इतना टीडीएस रिलेटेड डिडक्ट हुआ है और उसका मुझे क्लेम मिलेगा। एआरएस और डीआरएस, एआरएस और डीआरएस ऐसा होता है कि 26 एएस में डाली एक्सेल समरी बनाते हैं, ठीक है, कि पूरे साल में इंटरेस्ट कितना मिला, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है, एफडी का इंटरेस्ट कितना है। तो टीआरएस से एआरएस ने हमारी बहुत हेल्प करी है। टीआरएस के अंदर बहुत एक पूरे साल का सेविंग बैंक का जितना टोटल इंटरेस्ट है वो चल जाता है पता, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है, डिविडेंड है आपका, या कोई और अदर इनकम है, जहाँ अगर आप किसी एसएसटी की अगर जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करते हो तो एआरएस और डीआरएस में उसके डिस्क्लोजर भी आ रहे होते हैं सेल्स परचेज के, ठीक है। तो इससे मुझे ये चलता है कि मुझे क्लाइंट ने अगर 4 डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके हिसाब से उसने कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी हो, सपोज आप उसके फाइनेंशियल भी बनाते हो, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं सर आपके तो उसमें डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, फिर हाँ वो की तो सही टैक्स जहाँ गलत हुआ अगर तो मुझे करेक्ट कर देगा। टीआरएस टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मेरी डिटेल आती है कि क्या मेरा पूरी सेविंग बैंक की कंप्लीट इनकम आ जाती है कि मेरी कहाँ से इनकम है, तो सब कुछ आ जाता है, चाहे उस पर टीडीएस का अमाउंट नहीं आता, इनकम आ जाती है कि किस एसएससी के पैन नंबर पे क्या क्या इनकम अप्रूव है, ठीक है। तो थोड़ा पहले ये बताओ फिर जहाँ जरूरत पड़ती है बताते हैं। देखो यहाँ पे 26 एएस इम्पोर्ट की है, सैलरी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आ गई हैं, ठीक है, कितनी सैलरी और कितना टीडीएस है। इसके बाद हम एआईएस इम्पोर्ट करते हैं, दोबारा को ना दोबारा बताऊंगा कि दोबारा किस ऑप्शन पे करें और एआईएस की टारगेट करें, और ध्यान से देखना सभी लोग, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी जरूर। ऑनलाइन सेक्शन भी शो कर रहा है और जितना अमाउंट हमारे टीडीएस से डिडक्ट हो रहा है वो भी शो कर रहा है। तो एआईएस इम्पोर्ट करने से हमारी शीट ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 26 एएस से तो मेरा क्या हो गया, टीडीएस इम्पोर्ट हो गया कि कौन कौन सी इनकम है इसमें टीडीएस डिडक्ट है। एआईएस और टीआईएस से मुझे ये जो मैं हाथ से डालती हूँ एंट्री सैलरी उसमें अकाउंट या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो वो मेरा सारा इम्पोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे हाथ से इंटरेस्ट पंच नहीं करना, वो ऑटो फिल हो जाएगा इम्पोर्ट करने से, ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट को द्वारा खोल रहे हैं अभी देखो एआईएस इम्पोर्ट हमने किया, ठीक है। टैब्स बताओ मुझे एक नाम बोलो, ये जो पर पहला टैब है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका मतलब ये इसलिए बता रही हूँ जैसे कि क्लाइंट ने मुझे फॉर्म 16 ले लिया अपना, ठीक है, कि मेरी तो सैलरी इनकम है, हमने जैसे एआईएस इम्पोर्ट किया था हमें पता चल गया कि भाई शेयर ट्रेडिंग भी कर रखी है, तो हम बोलेंगे कि सर आप शेयर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नेम ऑफ शेयर है, डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चल गया पता कि ये इन्होंने 10 फंड जो है ये सेल भी कर रहे हैं, तो कैसे चल गया पता, डेट ऑफ सेल भी मेंशन है आप देख रहे हो, ठीक है। और एक कंसिडरेशन होता था कि क्लाइंट ने मुझे 4 डॉक्यूमेंट दिए, तो सिर्फ मैंने उसी के बेस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी,
ठीक है। लेकिन जब 2-3 सालों से जब से एआईएस और डीआईएस आ गया, इसका मतलब ये है कि पैन नंबर पे मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि कहाँ कहाँ सोर्स ऑफ फंड है और जिससे इनकम जनरेट हो रही है एसएससी की, ठीक है। तो मुझे पार्टी देगा इसका मतलब कि मेरी तो सिर्फ इतनी इनकम है और 2 ही बैंक अकाउंट है, ठीक है सर, उस पर रिटर्न फाइल कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी इनकम ट्रेस आउट हो जाती है, ठीक है। और जहाँ अगर डिस्क्लोजर नहीं होगी पूरा तो कल को नोटिस आएगा। कल को चाहे आपको ऐसा लगे कि यार आइडिया 2 फाइल करी थी या आइडिया 3 फाइल करी थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें ये पता होना चाहिए आज की क्लास में। सबसे पहले हमें ये चर्चा करना कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्विजिट है कि मुझे अपने क्लाइंट से मांगने हैं। सैलरीड एम्प्लॉई है तो फॉर्म 16 मांगेंगे, ठीक है। और अदर देन सैलरी मतलब बिजनेस चल रहा है या कुछ सर्विस दे रहे हैं या कुछ और काम है और इस पर जैसे 94 में जॉब वर्क वगैरह कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ना, तो पीडीएस ही आपका इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो हमें क्या होगा कि हमारे सीनियर ने बोला कि 2 पेपर ये बैंक स्टेटमेंट के दिए, इसकी समरी बना दो मुझे और यहाँ पे ये हाईलाइट कर दो और जो जैसे मैंने बोला है ना बस उतना कर दो। लेकिन जब तक मुझे ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि मैं अपना 1 घंटा 2 घंटे का आइडिया सबके डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल करने में लगाने, मुझे पता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हो। ये तो इक्विटी में हो गया, अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में करता हाँ बिल्कुल, तो फिर उसकी मतलब कैपिटल गेन नहीं, हाँ तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो है, तो जहाँ कैपिटल गेन में जो ट्रेडिंग करते हैं, फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ हम जरूर पूछें कि आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग है। और जब वो कैपिटल गेन स्टेटमेंट देता है, ओवरऑल स्टेटमेंट देते हैं जब वो अपनी, क्योंकि वो उनकी जहाँ से वो ट्रेडिंग करते हैं एजेंट से पूरी स्टेटमेंट आती है, तो उसमें वो फ्यूचर ऑप्शंस भी का भी लिखा होता है, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन मेंशन होता है, ठीक है, कि वो इक्विटी है, फ्यूचर ऑप्शन है या फिर म्यूचुअल फंड है या इक्विटी ट्रेडेड फंड्स है, तो वहाँ पे क्लियर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम वर्किंग करेंगे। और जहाँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन उसमें और चाहिए वेरीफाई द ट्रांजैक्शन, तो हम बिल्कुल उनसे नाम देंगे। फ्यूचर ऑप्शन में कैपिटल गेन इनकम ट्रेड नहीं होती है। आज जो हमारी क्लास होगी बेसिकली बेसिक क्लास है कि जहाँ हमें ये क्लियर होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या आते हैं, कैसे हम जो हमारे ऑफिस में स्पेक्ट्रा में या कंप्यूटर के थ्रू हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो हम अगर पर्सन आपको पेपर दे रहा है कि इसका क्लाइंट मास्टर क्रिएट करो, तो आपको कल के आज के बाद पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको विद इन 10-15 मिनट्स हम मास्टर क्रिएट करके कर दोगे। क्योंकि आपने अभी देखा कि बंदे का अगर मुझे लॉगिन और पासवर्ड पता है, साइड डिटेल तो ऑटो पंच हो गई, मुझे करना ही क्या था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 घंटा तो मास्टर डेटा बनाने में लगाना, ठीक है। जैसे इसकी सैलरी इनकम थी तो मैं ट्रांजेक्शन्स पे जाके सैलरी इनकम जो सैलरी इनकम हमारी 26 सेल्स टैक्स में इम्पोर्ट हुई थी, वो हाथों हाथी सैलरी वाले सेक्शन में भी इम्पोर्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब अगर किसी की सैलरी इनकम है तो इतना उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथों हाथ पूरी कॉम्पिटिशन आपको रेडी करके देंगे। अभी तो फिलहाल पोर्टल पे सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट हुआ नहीं है इनको, अगर वो हो जाए तो इसमें हम अगर हमें हाथ से यहाँ पे डालनी है सेविंग डिटेल्स, तो यहाँ जाके हम नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, कंपनी का नेम डालेंगे, एड्रेस, टैंड, टाइप प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, अगर जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, किसी की पेंशन इनकम है तो वो प्राइवेट सेक्टर से तो आएगी नहीं, गवर्नमेंट से आएगी, तो यहाँ गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देंगे। सिटी, पैन नंबर, कोड, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी पहले फिल नहीं होगी ना तो ये फाइलिंग के टाइम पे एरर देगा। इसे हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। और हाँ एक अलग से लॉग इन करके एक्सप्लोर से डाउनलोड कर लो ना पीडीएफ, वो ओपन करके 26 देखने में कैसा होता है। हम आए अकाउंट को क्लिक करके हम बिना अपने क्लासेस के यूज करके लॉगिन
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26 है कंफर्म फॉर्म 26 इज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट असेसमेंट के सिलेक्ट करेंगे ये है हमारा 26 ना पर्सन की डिटेल्स डाल दी और ना कंपनी का नाम पैन नंबर सैलरी टोटल डिटेल्स जितना डिडक्ट हुआ है वो और यहाँ मंथली जिस अकॉर्डिंग सैलरी आई है और जिस अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट हुआ है ठीक है। इवन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बुकिंग भी शो होती है कि किस डेट पे फाइल हुआ है और हमारा किस डेट पे ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए बस कॉल करो बताती हूँ। Is deducted source for 15G और 15H की कोई ट्रांजैक्शन है कोई डिक्लेरेशन किसी एसएससी में दे रखी है इस पर्टिकुलर फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ना ठीक है तो वो दिखाई दी जाती है यहाँ पर डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अंदर प्रोविजन 90 आगे पढ़ो किस चीज़ का है वो बताओ। ये हम बिजनेस इनकम हमारी शो होती है 94 बी में जो हमारी प्रोफेशनल इनकम आती है ना 194 IA 194 IB तो हमारी टेंडर की मतलब जो भी हमारा प्रॉपर्टी वगैरह की होती है अगर हमारे रेंट की डिटेल्स वगैरह पता है तो 194S और तो हमारे प्रॉपर्टी का अगर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई है तो वो यहाँ शो करेगी जो भी हमारा डिटेल्स वगैरह डिडक्ट हुआ उसको वो तभी शो करेगी जब हमारे 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी सेल हुई है तो ये डिटेल्स डिडक्ट होगा तो शो होगा। मैम पोर्टल से AIS और TIS जब हम डाउनलोड करते हैं तो पासवर्ड मांगते हैं तो पासवर्ड हमारा पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ होता है स्मॉल लेटर्स में तो उसको हम डालेंगे तो ओपन हो जाएगी। तो आज से डालने की जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रम में जो ऑनलाइन डाउनलोड करो डाउनलोड करके दिखाऊँ और करके दिखाऊँ मैं पोर्टल से करूँ पासवर्ड हमें डालना है तो हम अपने से ही डालेंगे स्पेक्ट्रम या सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हैं तो नीचे पासवर्ड शो हो रहा है पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ स्मॉल लेटर्स में पता होना चाहिए बाय चांस स्पेक्ट्रम हट जाए तो नहीं होगा ना ठीक है। तो अभी देखो एक बार हल्का सा स्क्रॉल करता हूँ अभी देखो आप टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में से तो TDS इंपोर्ट हो गया ठीक है। अब इसने मुझे ये बता दिया कि इस पैन नंबर में पूरे साल की जो इनकम है सैलरी दिखाई है सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ से मुझे चल गया बता कि भाई ये ट्रेडिंग है करते हैं कैपिटल सिक्योरिटीज में तो मुझे इनसे कैपिटल गेन की स्टेटमेंट लेनी है मुझे कितना क्लियर हो गया चाहे मुझे एंट्री डालनी नहीं आती लेकिन मुझे अगर एक एसएससी की इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे तो मैंने जब TIS डाउनलोड किया अच्छा इसके आंख में ये समझा था कि देखो सैलरी इनकम है वो फॉर्म 16 मेरे पास है सेल ऑफ सिक्योरिटीज दिखाई दे रहा है तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट का तो तालिया मैम डॉक्यूमेंट लिए तो लाइन से मंगवाना पड़ेगा ठीक है। तो ये आपकी तरफ से इनपुट हुआ बता दें बहुत पहले आते थे ये इसीलिए आपको TIS के बारे में बता रहे हैं कि टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टेटमेंट के अंदर हमें पूरा ही करके बता कि कोई भी इनकम जो है स्पेसिफिक ठीक है कि ये इनकम इस पैन नंबर पे आइडेंटिफाई हो रही है AIS भी ओपन करो अभी डिफरेंस भी आइडेंटिफाई हो जाएगा इन लोगों के लिए कि AIS और TIS में ऐसा क्या अंतर है जैसे TIS के अंदर एक कॉमन एक टेबल में बता दिया कि सैलरी इनकम है या सेल ऑफ सिक्योरिटीज है या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है ठीक है। मुझे स्क्रॉल लो कुछ और है इसमें इस तरीके से उसने इंफॉर्मेशन भी दिखा दी कि सैलरी है तो यूरेका फॉर्म का कंपनी का नाम ही देगा नया क्लाइंट है जैसे फॉर्म 16 नहीं दिया ठीक है क्योंकि अगर इसने TDS नहीं कटा हुआ है एम्प्लॉयर ने नहीं दिया फॉर्म 16 मुझे यहाँ से चल के बता कि कौन सी कंपनी का नाम वगैरह क्या है टैन नंबर डालना है एड्रेस डालना है मुझे आइडेंटिफाई हो गया ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से जो है शेयर सिक्योरिटी की जो परचेज है
वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे एक का नाम स्टेटमेंट है, फिर जैसे बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन अगर डिटेल आ जाती है तो इसमें एक एक एंट्री आ जाएगी। दूसरे के नाम ही समरी है तो वो सिर्फ समरी फॉर्मेट में आ गया। क्लियर हुआ कि दोनों में बस क्या हल्का सा क्या डिफरेंस है, अदरवाइज सेम है। ठीक है मैम एक चीज और थी, जैसे कि आईटी और पैन नंबर डालते हो बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो इसका लेगा मतलब सारी ये है चीजें। कि या तो जैसे पैन नंबर है, जब आप आपको आईटीआर के डॉक्यूमेंट दिए, तो अगर मैम ने आपको इनकम टैक्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड दी तो इट्स अज्यूम कि पैन रजिस्टर है। ठीक है, पैन नंबर अगर दिया गया है, मेल में भी लिखा होता है कि नीड टू बी रजिस्टर और नॉट, वो तो जब आप पोर्टल पे इनकम टैक्स के पैन नंबर डालोगे वो बता देगा कि आप रजिस्टर ही नहीं है। इट मीन्स कि ना रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर करोगे। ठीक है, आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, जैसे आप कोई भी अपना जीएसटी का लॉगिन वगैरह करते हो, इसी तरीके से इनकम टैक्स का लॉगिन बनाओगे और वहीं से चलेगा पता। जिसका अगर लॉगिन ही नहीं बना होगा, हमें आज नॉलेज मिली कि अगर हमारे पास नया क्लाइंट कोई आता है जिसका पहले से रजिस्टर्ड है पैन, ठीक है, तो हम उससे यूजर आईडी और पासवर्ड लेके और हम AIS, TIS और 26AS डाउनलोड करके उसको हम प्रोफेशनली, जिसको कहते हैं ना कि क्लाइंट कन्वर्सेशन से पता लग जाता है कि ये प्रोफेशनल फर्म है या नहीं है, तो AIS, TIS, 26AS देख के हम डॉक्यूमेंट पता लगा सकते हैं कि हम क्या क्लाइंट से मांगे। जिससे क्लाइंट भी अट्रैक्टिव तभी होता है जब हम उससे बिल्कुल कम्युनिकेशंस प्रोफेशनली करेंगे और एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अभी जैसे मैम ने बताया सेल्स सिक्योरिटीज वगैरह, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट थी, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल गेन की स्टेटमेंट पहले से उनसे कह सकते हैं, तो प्रोफेशनली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को देख के। बाकी सोर्स ऑफ इनकम आपकी पता ही लग जाती है इससे कि क्या क्या कहाँ से जनरेट हो रही है। और क्लाइंट्स अगर डॉक्यूमेंट भी ना लें तब भी हम AIS, TIS, 26AS से रिटर्न इजीली फाइल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी क्लैरिटी आ गई, 26AS भी पता चल गया, मास्टर डेटा भी हमें क्रिएट करना आ गया। स्पेक्ट्रम में कंप्यूटर है इसके अंदर, एक बार अगर हम छोटा सा कंप्यूटर भी बता दें कैसे है। ठीक है, क्योंकि किसी किसी सिस्टम पे हमने कंप्यूटर भी इसलिए लिया है कि स्पेक्ट्रम जो है 11 यूजर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आता है तो काफी सारे डेटा वगैरह होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हमने ये कि अदर पर्सन जो है कंप्यूटर पे वर्क करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना ले। ठीक है, आप उसमें बस सपोर्टिंग हैंड ये बन सकते हो। फाइल तो इनकम टैक्स टीम ही करेगी रिटर्न फाइल, क्योंकि एक्यूरेट फाइल होनी चाहिए, कुछ गलती नहीं हो, क्योंकि अभी आप सीखोगे। ठीक है, कुछ नॉलेज पहले भी करी है, लेकिन क्या होता है कि एक बार हम इनकम टैक्स टीम की कोऑर्डिनेशन के साथ रिटर्न फाइल करेंगे तो कल को कोई अगर डिस्क्रिपेंसी या कुछ रिमार्क आता है तो हमें टीम को पता हो उस बारे में, नहीं तो क्या होगा पता ही नहीं चलेगा जैसे क्या है। और नए टीम पर्सन भी जो है डेटा की आपसे जैसे GST टीम में पर्सन आप आइडिया बनाएंगे अपनी बात, तो आप ये सपोर्टिंग नहीं बनेंगे इनकम टैक्स टीम के कि आपने क्लाइंट से डेटा लिया, खुद से जो है स्पेक्ट्रम में या कॉम्प्यू में पंच वगैरह करके भी कर लिया कि मुझे अब इतनी चीज़ों की 4 चीज़ें तो मैं रेडी करके लेकर आया हूँ और 5वां डॉक्यूमेंट मुझे मिसिंग लग रहा है, तो मैम एक बताएंगे मैम देखना ये डॉक्यूमेंट इसमें ना मैंने ये तो कर लिया है और ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो आपके अकॉर्डिंग भी कि ये सही डॉक्यूमेंट मैंने हम लोग क्लाइंट से मंगवाना है ना, तो क्या होगा तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैंने जो वर्किंग करी है क्लास में जो मैंने सीखा, ठीक है, तो वो एक्यूरेटली हमने उसको फिल किया। और सपोर्टिंग अभी तो क्या है, सपोर्टिंग हैंड बनना भी बहुत अच्छी बात है ना, कि अगर 100 आइडियाज अगर 200 आइडियाज फाइल हो रही है तो वो ठीक फाइल होनी चाहिए। और आपको जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे तो उससे होगा कि मैंने इस वाले ऑप्शन में कि इनकम अंडर बिजनेस प्रोफेशन, इनकम सैलरी या इनकम अंडर सोर्सेज या कैपिटल गेन मैं क्यों पंच कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है या मैं बस मेरे सीनियर ने बोल दिया 10 एंट्री पंच करनी है तो बस मैंने कर दी। ठीक है, कि सपोर्टिंग हैंड बनने के तो एक्सपीरियंस भी देना चाहिए। ठीक है, कि कल को अगर सेकंड टाइम में आइडिया फाइल करनी हो तो मैं आगे हमको कहूँगा कि मैम आपने जो मुझे सिखाया था ना, नेक्स्ट टाइम मैं एक मतलब क्या है अपने टीम मेंबर को सिखा के आपको बल्कि 4 लाइन रेडी करके देता हूँ फाइलिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने हैंड्स क्रिएट कर लिए हैं जिससे कि हमारा डेडलाइन से पहले टाइमली काम हो, अच्छे से हो, प्लानिंग के साथ हो, चाहे वो इनकम टैक्स का काम हो, कंपनी ROC का काम हो या GST का काम। ठीक है, तो कोई भी अगर हम काम प्लानिंग के साथ करते हैं तो बिना किसी प्रेशराइज के और अच्छे से काम करेंगे
रीजन भी क्लियर रहेगा कि ऐसा नहीं बस देख लिया तो कर रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है। अब कंप्यूटर भी सीख लेते हैं खाने वाले से कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। एक बार दोबारा आराम से जाओ, हाथ पे टेक्स्ट का ये आइकन है, उस पर क्लिक किया, ठीक है। और ना ऐसे क्लिक करके ये आपके ये आ गया कि मतलब इस चीज का ऐड करना वहाँ से लेते हैं, कोई लेट करके खुद ही ऑटो पंच कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई बैंक नहीं है आपका जहाँ अकाउंट खुला होगा और पहले वहाँ से लेंगे नहीं और आपने ऑटो नहीं कर रखा होगा। स्पेक्ट्रम नहीं करता है हाँ, स्पेक्ट्रम नहीं करता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्पेक्ट्रम के अंदर हमें ऑटो हाथ से मैनुअली डालना पड़ता है काम के लिए। जैसे हम किसी का भी मास्टर डेटा जब ओपन करें तो असेसमेंट ईयर चेक कर लें, चाहे हम कॉम्प्यूटर में कर रहे हैं या स्पेक्ट्रम में कर रहे हैं। पता चला हमने असेसमेंट ईयर 23-24 की उसमें 26 AS, AIS और TIS इंपोर्ट कर दिया और बहुत मजे में बस लगे पड़े हैं कि आज तो उसकी रिटर्न फाइल करके जाएंगे, ठीक है। और पीछे की हाँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अभी क्वेश्चन ये भी आएगा कि असेसमेंट ईयर क्या बोल रहे हैं, हम तो एक ही जानते हैं फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, मीन्स 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, उसको सीलिंग होता है। आपने जिस साल में इनकम अर्न करी, ऐसा तो नहीं जिस साल में इनकम अर्न करी उसी साल में ही रिटर्न फाइल कर दोगे। सब्सिडिंग ड्यू डेट होती है, जैसे आप TDS, इसका मतलब ये है कि जब मैं कॉम्प्यूटर में या स्पेक्ट्रम में किसी का मास्टर डेटा ओपन करूंगी तो मैं ये चेक कर लूंगी यहाँ तो नाम आ गया प्रियंका अग्रवाल, पता चला असेसमेंट ईयर यहाँ पे 23-24 लिखा हुआ है, पिछले साल की रिटर्न में ही करंट ईयर के पर्टिकुलर्स पंच कर दिए, वेरी गुड। तो मतलब जो प्रीवियस ईयर जो सेव हो रखा होगा वो बेकार हो गया, तो मुझे असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो हमने क्लाइंट डायरी बेसिस बनाई हुई है। क्लाइंट डायरी में हमने क्लाइंट्स की सीक्वेंस मेंटेन की हुई है कि जो हम कोड डालेंगे हमने कॉम्प्यूटर में या स्पेक्ट्रम में, उस क्लाइंट डायरी ही तो ऐसे क्लाइंट डायरी के अंदर हमारी और नए क्लाइंट की करनी है तो मैं क्लाइंट डायरी ओपन करूंगा और उसमें लास्ट नंबर देख लूंगा और सक्सेडिंग नंबर हम दे देंगे, ताकि हम आपको बताते हैं ताकि हम इसको ये फाइल नंबर दे रहे हैं। तो अदरवाइज क्या होता है, इनको से मेल आती है वो क्लाइंट को। अगर मैं बात करूँ असेसमेंट ईयर 2024-25 जिसकी 31 जुलाई ड्यू डेट है, वो कहेगा मेरे पिछले साल की हो रखी है फाइल, सर मैं 1 अप्रैल 2023-24 से 31 मार्च 24 की बात कर रहा हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 लग रहा होगा आपको, अभी इसकी रिटर्न तो जा ही नहीं है जिसकी 31 जुलाई है, तो वो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार इसमें भी बताओ अपना ही मास्टर ओपन करके कि कोशिश कैसे इंपोर्ट डाटा नहीं है यहाँ इंपोर्ट दिखाओ ये अलग से डाउनलोड भी होगी और उसमें पंच भी हो जाएगा, इंपोर्ट भी होगा। दिखाओ मैम कैसे डाउनलोड भी होगा। जीएसटी की टर्नओवर भी अपने आप आ जाती है इसमें, कहाँ पर मैं बता दूँ। अब जैसे सामने मैम से हमने किसी को था पूछा, सामने मैम उसकी जीएसटी आपके बाद से फाइल होती है, 23-24 में नए क्लाइंट जुड़ेगा, सामने मैम मैंने को बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या है कि हम थोड़ा सा डिपेंडेंट भी नहीं हुए, क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर अपने आप ही कैप्चर कर लेता है। जीएसटी की टर्नओवर भी हमें पता चल जाती है कि पूरे साल में कितनी सेल हुई है। सपोज कोई क्लाइंट कहता है कि आप ना 4480 में, जैसे हमने छोटा से बता रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें एकदम समझ में नहीं आएंगी, कि भाई सपोज करो किसी की 55 लाख की सेल हुई है, ठीक है, और वो कह रहे हैं आप इसको ना 44 लाख करके इसको प्रॉफिट दिखा दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जीएसटी से मुझे आइडेंटिफाई हो गया सर आपकी टर्नओवर तो 55 लाख है ना, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा एक्चुअल बेस फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पे, तो वही को डिस्क्लोज करेंगे। इसका मतलब ये कि गलती से क्या हुआ, नए बच्चे ने जैसे तुम लोग किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न किया, जीएसटी की फिगर भी कैप्चर हो गई, तो आप ये चेक कर लो कि अगर 4480, छोटा सा नोट कर लो, 4480 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है,
सैलरी की इनकम तो चाहिए पता कि इनकम अंडर रेट सैलरी जाती है, ठीक है। बिजनेस इनकम होती है 2 करोड़ तक रखना है प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन में। किसी की अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप उसको 44 AD के अंदर उतनी सेल पे मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाकर इनकम टैक्स रिटर्न 5%, ठीक है। इसका मतलब ये कि टर्नओवर मुझे अगर पर्सन का इनकम टैक्स का इनकम टैक्स ने कैप्चर करके दे दिया कि आपकी टर्नओवर इतनी है, तो ऑब्वियस है ना कि टर्नओवर तुम उतनी दिखाओगे, ठीक है। तो जो ऑलरेडी फाइल करते हैं 44 AD का गैप डिजिटल में जाता है, मतलब 5% से कम कैश रिसीप्ट पेमेंट है अपना 3 करोड़ की आप पैसे भी करो फाइनेंस, ठीक है। तो 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो जाएगा कि जहाँ पर डिजिटल बिजनेस है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे मतलब 5% से कम की कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो इन दैट केस 2 करोड़ से हमारी टैक्सेशन के बदले 2 करोड़ से बजाय 3 करोड़ भी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो वो भी आप प्रिजम्पटिव में दिखा सकते हैं, ठीक है। आइडिया फॉर्म्स के बारे में थोड़ा, तो अभी हमने क्लाइंट मास्टर डेटा भी बनाना सीखा 26 एक बार ईमेल्स और ईमेल्स भी बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चल गया पता कॉम्प्यू में अगर करना है तो ताने मैम ने हमें बता दिया कहाँ पर जाके कैसे करते हैं, ठीक है। किसी को अगर आज हम घर जाके पढ़ें कुछ ना समझें या बाद में कुछ प्रैक्टिकली मंडे को आके करें किसी को वर्किंग और काम कर लें तो कुछ क्वेरी होगी तो और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब हम हादसा और खुद से करते हैं ना, अभी तो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है, और जब प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा वो समय ये बताया था इसका ऐसे कर दिया, उसमें भी गलती होगी उस समय, ठीक है। तो जीएसटी करने के लिए 44 AD नंबर का करना तो मुश्किल होता है, क्यों अभी हो जाएगा। जैसे अभी किसी का इलेक्शन सॉल्यूशन ना हो रहा असेसमेंट 24-25 इसका मतलब ये कि मेरे ओल्ड क्लाइंट्स हैं तो उसमें मुझे मास्टर डेटा नहीं बनाना। पता चले आज तो जाने में हमने मास्टर डेटा बनाने से कहा है तो वही मंडे को जाके अपने क्लाइंट से 4 मास्टर डेटा क्रिएट कर देंगे कॉम्प्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ये डबल कर लेंगे। आगे देखो है कोई बता दो पीछे से लास्ट है। ये सारा रिपोर्ट हो गया 26 ईयर्स कि किन किन ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए। भैया कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? लेकिन मैडम डॉक्यूमेंट बीच बीच में स्किप हो रहा है, फिर समझ में आ रहा है, फिर स्किप हो रहा है, फिर समझ में आ रहा है, ऐसे हो रहा है। अच्छा 25% आ गया। ये तो पता ये तो स्टार्टिंग का तो पता होगा कि डॉक्यूमेंट्स आईटीआर के क्या चाहिए होते हैं। हाँ यही बैंक स्टेटमेंट वगैरह कैपिटल गेन ये सब। अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ स्किप नहीं होगा। बहुत सारा अब सानिया मैम से हमें इनकम टैक्स में भी बता दिया और सानिया मैम की शीट देंगी तो जीएसटी की हमें कंफर्म करने के लिए, तो सानिया मैम की डिटेल्स हमारी ये कंफर्म हो जाएंगी। अच्छा सॉल्यूशन के पूरे साल में टर्नओवर ये है और जैसे एक मिसकम्युनिकेशन रहेगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जिनको पता होगा ये भी पता चलता है कि इनका जीएसटी टर्नओवर पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ है क्योंकि बिजनेस रसीद ज़्यादा है। टीडीएस भी इंपोर्ट हो जाता है और एआईसीआई से हाथ से बैंक इंटरेस्ट भी डालना, वो काम भी इनकम टैक्स में काम खुद कर लेते हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर की भी कॉम्पिटिशन ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम जाएंगे तो दिख जाएगा कि यहाँ लास्ट ईयर क्या दिखा रहेगा, इस अकॉर्डिंग हमें इस ईयर शो करना है। तो अभी जैसे हमने क्लाइंट मास्टर बनाना, एआईएस टीआईएस 26 एएस के बारे में देखा, कुछ चीज़ें समझी कैसे क्या है। आईटीआर के फॉर्म कितने होते हैं?
7 कोई उठ के बताओ जरा, फिर उसके बारे में क्या करके मैं बताऊंगी, डिस्कस करूँगी। हो सकता है आप भी लोग ITR 1, ITR 2 आइडियल 1 किस लिए होती है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। आइडियल 2 इंडिविजुअल के लिए भी होती है, ओके। तो क्या फर्क है? 1 2 3 4 नेक्स्ट कोई बताओ, संदीप कोई भी बता सकता है, अगर तो फॉर्म के बारे में नाम बताओ। बदनाम मत करो। अनिश तुम पता है कुछ? संदीप कोई भी सैलरी आइडियल इनकम 1 टू आइडियल 3 आइडियल हाउस 4 प्रॉपर्टी इनकम वगैरह। पहले तो कॉर्पोरेट का रहता है तो ITR 5 आपकी फर्म्स एंड पार्टनरशिप्स के लिए रहती है यूजुअली, एंड ITR 6 की बात करें तो बिजनेस कंपनीज के लिए रहती है, एंड देन ITR 7 इज फॉर चैरिटेबल कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है ITR 1 2 3 4 मोस्टली इंडिविजुअल्स को परटेन करती है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपकी कैपिटल इनकम है या नहीं है, बिजनेस इनकम है या नहीं है, ऑडिट में आप बैलेंस शीट के साथ फाइल कर रहे हो, बैलेंस शीट के साथ नहीं फाइल कर रहे हो। ITR 3 आई थिंक बैलेंस शीट के साथ जाती है, ITR 4 इज विदाउट बैलेंस शीट बट शोइंग बिजनेस एंड इनकम। ITR 1 बिल्कुल आई थिंक ओनली सैलरी एंड अदर इनकम रहती है। 50 लाख से कम। हाँ 50 लाख से कम, अगर 50 लाख से ज्यादा होती है तो आप ऑटोमेटिकली ITR 3 में आ जाते हो। आइडियल 1 इज आइडियल 1 होती है इंडिविजुअल के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अदर इनकम में आता है सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी जहाँ आपकी एक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इनकम आएगा, मुझे अभी फायदा अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपकी है 5 लाख से कम है, ठीक है, तो आइडियल 1 5 होती है इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, कि जहाँ पर सैलरी से आपकी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी से लेट आउट करके आपकी रेंटल इनकम आ रही है, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट वगैरह है आपका, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 देन यू विल फाइल ITR 1, ठीक है। हम आ रही है देन यू नीड टू बी फाइल ITR 2। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो ITR 2 में आ गए, ITR 1 की जगह ITR 2 बनेगा। सॉफ्टवेयर में तो हाईलाइट हो जाता है कि वहाँ आप दिमाग लगाते हैं कि बस इनकम डाली, उसने अपने आप पिक कर लेते, तो उसमें तो वो डले हुए सारे टिक टिक अगर ये आएगी तो कौन सी जनरेट हो जाएगी, कौन सी होगी, तो हमें खुद को भी पता होना चाहिए। तो ITR 2 में भी ITR 2 इज बेसिकली फॉर सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 2 प्रॉपर्टी से लेट आउट इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000, ठीक है। एंड इनकम का तुम्हें जब 50 लाख जैसे सैलरी इनकम किसी की है तो अप टू 50 लाख इनकम है तो ITR 2 जाएगी, ठीक है। 50 लाख से जहाँ ज्यादा इनकम है तो एक जाता है ITR 2 के साथ एसेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। इसका मतलब ये कि विशाल ने सिग्मा ने चंदन कपूर जी के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉम्पिटिशन बनाई, 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम निकल कर आई, ठीक है। ITR 2 तो फाइल होगी, उसके साथ एक डिस्क्लोजर जाएगा शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। उसमें क्या होता है वो ये पूछता है कि आपकी आपने जो इनकम डिस्क्लोज करी है उसके अलावा पर्सनल एसेट या लायबिलिटीज के बारे में वो जानकारी लेते हैं कि कोई एसेट्स है, ज्वेलरी है, कार आपके नाम से है, कोई लाइब्रेरी लोन वगैरह ले रखा है, तो वो शेड्यूल साथ में फिल करके उस ITR 2 के साथ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे से आशु कहता है कि मैम बिजनेस इनकम है मेरी, ठीक है, तो क्या ITR 2 जाएगी? नहीं, ITR 2 नहीं जाएगी। तो मीन्स ITR 1 इज फॉर द सैलरी, रेंटल इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट वगैरह, FD इंटरेस्ट वगैरह। ITR 2 सेम एज फॉर इंडिविजुअल, सैलरी इनकम जाएगी, बिजनेस इनकम के लिए ITR 2 नहीं है, 2 प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, बाकी सेविंग और FD इंटरेस्ट हो गया। 50 लाख से इनकम ज्यादा हुई तो मुझे ये चल गया पता कि एसेट लायबिलिटी शेड्यूल भी जाएगा साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ITR 1 और 2 बेसिकली फॉर सैलरीड पर्सन, ठीक है। अब ITR 3 जाती है बिजनेस इनकम के लिए। इसका मतलब ये है कि मेरी अगर बिजनेस इनकम है तो मेरी ITR 3 जाएगी, या मैं कहीं पार्टनरशिप में या लिमिटेड लायबिलिटी LLP के अंदर पार्टनर हूँ, ठीक है, तो मैं ITR 2 में नहीं फिल करूंगा। जैसे मुझे अगर 6 लाख रेम्यूनरेशन LLP से आ रहा है, ठीक है, तो केशव सर है यहाँ पे, केशव सर जो है फिर TDS 192 सेक्शन के अंदर नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि सैलरी इनकम उन्हें पार्टनरशिप फॉर्म या LLP से नहीं आ रही है, ठीक है।
जहाँ अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी से अगर आ रही है तो बेशक अगर टीडीएस काटने की बजाय उसका एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे, ठीक है। तो और इसका मतलब ये है कि जहाँ अगर आपके पास सिर्फ उसका एडवांस टैक्स जमा करना था चंदन कपूर के नाम से, ठीक है, क्योंकि 192 के अंदर टीडीएस सैलरी का ही डिडक्ट होता है, रेम्यूनरेशन की बेसिकली और 3 में डिस्क्लोजर करोगे। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप और या एलएलपी में से अगर मुझे रेम्यूनरेशन आ रहा है तो मैं आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में फिल नहीं करूंगा, ठीक है। आईटीआर 3 भी इंडिविजुअल के लिए होती है, ठीक है। तो आईटीआर 3 में इंडिविजुअल के लिए है ही है, बिजनेस इनकम और आ जाती है उसके अंदर। तो रेम्यूनरेशन हुआ वो भी बिजनेस इनकम आना चाहेगा। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ठीक है, और आपकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है तो आप आईटीआर 3 फाइल करोगे, ठीक है। तो मुझे फर्क समझ में आ गया। आईटीआर 1 2 फॉर इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन, ठीक है। आईटीआर 3 इंडिविजुअल के लिए नो डाउट बिजनेस इनकम के लिए होगी। और जहाँ अगर उस व्यक्ति का पार्टनरशिप में एलएलपी से रेम्यूनरेशन आ रहा होगा तो आईटीआर 3 फिल करें, क्योंकि आईटीआर 3 के अंदर प्रॉपर बैलेंस शीट एंड पीएनएल की इंफॉर्मेशन जाती है और जो इनकम आप फर्निश कर रहे हो उसके बेस पे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी इनकम टैक्स के प्रोविजंस से। 1 और 2 के डिफरेंस कर गया खत्म। अब बात करूंगी आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के बीच में। आईटीआर 3 और आईटीआर 4, आईटीआर 3 में बुक्स ऑफ अकाउंट जिसकी मेंटेन है, ठीक है, इसके फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होनी चाहिए। आईटीआर 4 दी गई है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नोट डाउन कर लो। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मैंने बोला था, 4480 सेक्शन का एक मैंने बोला था, तो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। इसका मतलब चंदन ये कह रहे हैं कि मेरी अगर स्टार एडवर्टाइजिंग वगैरह की 2 करोड़ तक टर्नओवर है, ठीक है, या 3 करोड़ तक डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, तो अब चंदन मुझे बोलेंगे कि मैम इसमें मैं आईटीआर 3 फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है, ठीक है। जहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि कम इंफॉर्मेशन मैं डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करूँ 3 करोड़ तक या 2 करोड़ तक, जब मुझे 4480 में राहत दे रखी है कि भाई 2 करोड़ तक की टर्नओवर पे मैं मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाकर अपनी 4480 में रिटर्न फाइल कर दूंगा, ठीक है। वहाँ मुझे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ वो 4 चीजें पूछते हैं बैलेंस शीट में, कैश बैलेंस, डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, और इन्वेंट्री। आप स्टॉक मेंटेन करते हैं आपके एसएससी तो आप स्टॉक की डिटेल डालेंगे, लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करने वाली बात कह रहे हो, बिकॉज आईटीआर 4 तो बेसिकली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना, कि भाई एक राहत दी गई है कि भाई मैं इतने हर्डल्स पे छोटा सा एंटरप्रेन्योर हूँ, ज्यादा मेरा बिजनेस नहीं है, मैं इतना खर्चा कैसे उठा सकता हूँ, तो वहाँ राहत दी थी भाई तुम्हारी 2 करोड़ तक के टर्नओवर के अंदर होना तो 8% प्रॉफिट दिखा के हमने आईटीआर फाइल कर दो, तो वहाँ कैश बैलेंस दिखा दोगे। कैश बैलेंस मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का समेशन, ठीक है, कोई डेटर नहीं क्रेडिटर नहीं मत दिखाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डालोगे तो आइडेंटिफाई हो रहा है ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो तुम तो मतलब पागल बना रहे हो डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में क्या डिफरेंस हो गया? आईटीआर 4 इज बेसिकली फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। मैं कोई कंसल्टेंसी दे रही हूँ प्रोफेशनल 50 लाख से कम, जहाँ 50 लाख तक ना, ठीक है, 50 लाख के अंदर अगर मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, कंसल्टेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो 50 लाख तक मुझे ये है कि मैं 44A के अंदर 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगी, क्योंकि मैं तो स्मॉल मतलब एंटरप्रेन्योर हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो भाई मैं तो नहीं कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, जो जितना प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है मैं एग्री हूँ उतना प्रॉफिट पे डिक्लेयर करके अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आप किसी की भी इंडिविजुअल की आईटीआर 3 कब फाइल करेंगे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है या उस एसएससी को रेम्यूनरेशन इनकम आ रही है पार्टनर फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से या एलएलपी से। क्लियर? आईटीआर 3, आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। आईटीआर 4 छोटी सी चीज रही, आईटीआर 4 एचयूएफ भी फाइल कर सकती है, कर सकती है नहीं। आईटीआर 2 एचयूएफ, अच्छा आईटीआर 2 एचयूएफ फाइल कर सकती है, नोट कर लो। आईटीआर 2 इज बीइंग एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ।
अच्छा, अब जैसे क्या बोलते हैं, डांडे मैम कह रही है कि आईटीआर 4 फाइल नहीं कर सकते, तो राजकुमार लोग जा ले चुके, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, ठीक है, आईटीआर 3 फाइल होती है, इसका मतलब ये है कि एचयूएफ है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है, तो आईटीआर 3 फाइल होगी। और एक बार चेक करना अपनी, मेरी नॉलेज के लिए भी, मुझे भी अपडेट करना और ताने मैम को भी, ठीक है, कि आईटीआर 4 जो है एचयूएफ जाती नहीं जाती है, ठीक है। मोबाइल वगैरह वहाँ पर से गूगल भी कर सकते हैं अभी कि आईटीआर 4 किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। आईटीआर 5 किसके लिए है? आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के लिए। तो केशव को समझ में आ गया कि किस्टी वॉइजेस एलएलपी की केशव अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे, ठीक है, और उनके पार्टनर्स की रिटर्न जो फाइल हो रही हो, तो केशव सर ने गलती से भी जो है उस रेम्यूनरेशन पे टीडीएस अंडर सेक्शन 192 नहीं डिडक्ट करवाया, उसका एडवांस टैक्स ही पे करवाया होगा, जहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं कि क्यों रेम्यूनरेशन को 192 के अंदर नहीं माना गया, क्योंकि आप रेम्यूनरेशन को गलत उसमें सैलरी में दिखा दोगे, क्योंकि केशव सर ने टीडीएस जमा करवा दिया 192 के अंदर, ठीक है, तो वो गलत आईटीआर तो फाइल हो जाएगी, क्योंकि वो मना नहीं करेगा कि भाई तुम जो सैलरी इनकम दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले ली तुमने, ठीक है, और वो रेम्यूनरेशन था, रेम्यूनरेशन एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी पार्टनर को जो मिलती है, वो सैलरी इसका मतलब ये कि रिटर्न तो फाइल करी है केशव सर के सपोर्ट के साथ, लेकिन वो गलत फाइल करेगा आईटीआर, ठीक है। तो खासकर जो चिंता क्या बोलते हैं सिग्मा वेयरिंग में चंदन कपूर वगैरह है, तो उसमें एडवांस टैक्स जमा होगा, ठीक है। किसी वॉइजेस में उत्सव चलान या अमित अरोड़ा होंगे तो उनका एडवांस टैक्स जमा होगा, टीडीएस नहीं जमा हुआ होगा 192 के अंदर, ठीक है। और आईटीआर 5 हो गई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, इसका मतलब सिग्मा वेयरिंग पार्टनरशिप फर्म, हिस्ट्री वॉइजेस, ग्राउंड क्लास एलएलपी, फ्री होम एलएलपी या कोई भी एलएलपीज है, मुझे ये समझ में आ गया भाई पार्टनरशिप फर्म के लिए आईटीआर 5 बना है, बुक्स ऑफ अकाउंट जहाँ मेंटेन होती है आईटीआर 5 जाएगी। आईटीआर 6 विनायक सर ने बता दिया कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए बनी है, बनाएंगे इनके सपोर्ट से, तो हम आईटीआर 6 फाइल करेंगे, गलती से हम आईटीआर 2 फाइल नहीं करेंगे या आईटीआर 5 फाइल नहीं करेंगे। आईटीआर 7 ट्रस्ट सोसाइटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन समझ आ गया कि जो वेलफेयर के लिए काम करती है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ट्रस्ट फाउंडेशन वगैरह संस्था जो होती है, तो वो आईटीआर 7 उनकी फाइल होती है, तो उनके लिए एक ही फॉर्म बना है आईटीआर 7 जो एटीजी 12 के अंदर रजिस्टर होती है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे अगर हम जीएसटी टीम में काम कर रहे हैं, पूरे दिन जीएसटी फाइल कर रहे हैं, या इनकम टैक्स टीम वाले बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब जीएसटी की क्लास होगी तो उनको जीएसटी की कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, या कंपनी टीम वाले बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, तो कभी फाइल नहीं करी तो लेकिन आज क्लास तो सुनी है और घर जाके कोई वीडियो देखेंगे तो क्या पता है आईटीआर इस साल मैं भी फाइल कर दूं गलती से, ठीक है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि आईटीआर 1 से 7 तक कौन सी आईटीआर किस लिए क्या है। अब कोई बता पाएगा एक खड़ा होकर? बस ये बता दे आईटीआर 1 इसके लिए, आईटीआर 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, 1 2 3 4 कोई मत बोलना लेकिन अब तो बता दो, तो मैंने बता भी दिया, विनायक ने बता दिया, विनायक को दोबारा उठाऊंगी नहीं। अब देखो ठीक है, एक बार एक एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो जाता है इस बारे में, बताऊंगा। आईटीआर 1 जो है वो इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए फाइल होती है और आईटीआर 2 भी इंडिविजुअल्स के लिए होती है। ऊपर दोनों में इतना होता है कि जो आईटीआर 1 है उसमें क्या बताया आईटीआर 2 जिनकी डबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है उनके लिए होती है, और आईटीआर 1 सिंगल हाउस प्रॉपर्टी के लिए होती है, और जो आईटीआर 3 होती है वो होती है उनके लिए जिनके अकाउंट्स और बिजनेस मेंटेन होते हैं, और आईटीआर 4 जो होती है वो होती है क्या कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए फाइल होती है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि हमारी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को इतना तामझाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईज होनी चाहिए कोई भी कंप्लायंस की, मतलब हम प्रेशर लेके कोई भी कंप्लायंस फाइल नहीं करें। तो आईटीआर 4 इज फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, 2 करोड़ तक आप अपनी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम डिक्लेयर करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम ITR फाइल फाइल होती है LLP एंड पार्टनरशिप के लिए, एंड ITR 6 होती है कंपनीज के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए पब्लिक ITR 6 लिमिटेड ही होती है, कंपनीज के लिए ITR 7 होती है चैरिटेबल एनजीओ एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। तो आज की क्लास है ये ओवर करते हैं। वो बस 2 मिनट लूंगी। नेक्स्ट क्लास जो है, आज हमारी क्लास हुई है इनकम टैक्स के ऊपर, एंड नेक्स्ट क्लास में ये मत मान के चलना कि जो भी पर्सन जैसे गजेंद्र सर ने भी बताया था कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले आपसे FAQs पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे। TDS के तो नहीं पूछे गए, लेकिन आपके इनकम टैक्स के तो जरूर FAQs आपको और TDS के भी शेयर होंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास रुकैया देंगी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक ब्रीफ बताएंगी कैसे क्या होता है, कि कल को अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं जाते हैं एंड बात करते हैं कि भाई हमारी कंपनी किस किस सर्विसेज में डील करती है, तो we need to be have some description। सारी चीजें तो एक पर्सन को नहीं पता होती, और इतना डेप्थ एनालिसिस किसी एक चीज में, सब चीजों में एक पर्सन नहीं करता, सबका अपना अपना अलग स्पेशल एरिया होता है। ठीक है, जैसे हमारे का अपना GST में है, ठीक है, या फिर आइट का ऑडिट वगैरह में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, एंड फिर भैया से सुनेंगे बातें।